नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हमने अपने पिछले वीडियो में खाता बही का एक क्वेश्चन किया था, जिसमें कि हमने पहले रोज नामचा किया था, फिर उसके बाद हमने उसकी खाता बही में खतौनी करी थी कुछ खातों में, जिसमें पूंजी खाता था और रोकड़ खाता था। शायद ये दो ही खाते बन पाए थे। और फिर मैंने कहा था अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी आगे के खाते बनाने की। तो जो खाते का क्रम है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हम पूंजी खाता बनाते हैं, जो कि हमने बना लिया। फिर हम वास्तविक खाता या संपत्ति खाता बनाते हैं, जिसमें कि हमने रोकड़ खाता बना लिया। बाकी हम देख लेंगे और कौन कौन से खाते वास्तविक में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम व्यक्तिगत खाते बनाएंगे, फिर अवास्तविक या नाम मात्र के खाते बनाएंगे। तो आज इसको फटाफट पूरा कर लेते हैं, और जितना आज हो सकेगा उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आज हम बनाने वाले हैं वास्तविक खाते में। तो देख लेते हैं और कौन से आते हैं रोकड़ खाते के अलावा, जो कि हम बना चुके हैं। और किसी को अगर इन खातों में जो हम बना चुके हैं इसमें कोई दिक्कत है तो मैं आई में इसके वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आगे शुरुआत करते हैं। हम बनाते हैं वास्तविक खाते में जो खाते हम इसमें बना सकते हैं। तो देखो हम कौन सा बना सकते हैं। देखो जो ये व्यापार शुरू किया है राम प्रसाद ने, ये हमारा पूंजी खाता बन गया। अशोक कुमार से को माल हमने बेचा, जो हम अशोक कुमार को बेच रहे हैं ये हमारी सेल्स है, यानी कि बिक्री है। बिक्री के लिए मैंने आपको बताया था इसे हम वास्तविक में भी लेते हैं और अवास्तविक में भी लेते हैं। तो हम इसको वास्तविक में लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारी सामान से संबंधित है, माल को बेचा जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बिक्री को ले लेंगे, बिक्री का खाता बनाएंगे, ठीक। उसके बाद नकद माल खरीदा, पहले हम बिक्री का बना लेंगे, फिर इसके बाद माल खरीदा, ये भी हमारा वास्तविक से संबंधित हो रहा है। तो हम क्रय खाता बनाएंगे, खरीदने का मतलब क्रय है ना, तो हम बनाएंगे क्रय खाता। फिर ये मजदूरी, ये तो हमारा आ जाएगा अवास्तविक में, तो अभी हम इसको नहीं छुएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नकद माल बेचा, जो नकद माल बेच रहे हैं ये भी बिक्री से संबंधित है, तो ये बिक्री से संबंधित यानी कि हम इसको वास्तविक में रखेंगे और विक्रय खाता बनाएंगे। अलग से नहीं बनाएंगे। देखो एक खाता हम यहाँ पे बना रहे हैं विक्रय खाता। जब हम यहाँ पे ये विक्रय खाता बना रहे हैं तो इसी में इस वाले विक्रय की भी खतौनी कर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो डाक व्यय, ये भी हमारा अवास्तविक से संबंधित है। श्याम से माल खरीदा, ये वास्तविक से संबंधित है, तो विक्रय के बाद हम इसको जो क्रय खाता यहाँ बना रहे हैं ना, उसी में इसको भी डालेंगे। तो हम बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये किराया खाता, ये हमारा अवास्तविक खाता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले बनाना है विक्रय खाता, ठीक है। तो ये खाते का प्रारूप हमने बना लिया है, और हम यहाँ बनाने वाले हैं विक्रय खाता, यानी कि सेल्स अकाउंट। तो हम ऊपर डाल लेंगे यहाँ पर विक्रय खाता या फिर सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हमने डाल लिया। अब हम देखें, हमने पहले देख लिए थे हालांकि, लेकिन हम फिर से देख लेंगे सेल्स से कौन कौन सा संबंधित है जिसकी हम यहाँ पे खतौनी कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अशोक कुमार को माल बेचा, हमने अशोक कुमार को माल बेचा, यानी कि हमने विक्रय किया किसका, सामान का। इसकी जो जर्नल एंट्री हमने करी है आप उसको चेक करते रहिए, अगर आपके पास नोट है, नहीं तो मैंने यहाँ पे पिक्स डाल दी होंगी उसकी, आप उसको चेक कर सकते हो। वहां से देख सकते हो कि हमने इसकी कौन सी जर्नल एंट्री की है या फिर रोजनामचे में प्रविष्टि की है, ठीक है। तो अशोक कुमार को हमने माल बेचा है, इसकी हमने प्रविष्टि की होगी अशोक कुमार ऋणी विक्रय खाते का, है ना, क्योंकि विक्रय को हम क्या करते हैं, धनी करते हैं। तो हमने इसकी जो प्रविष्टि की है अशोक ऋणी, अशोक कुमार का खाता ऋणी विक्रय खाते का। तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें इसमें किस चीज़ की खतौनी करनी है, अशोक कुमार की। क्या बना रहे हैं हम, विक्रय खाता बना रहे हैं। तो विक्रय से संबंधित जो भी चीज़ होगी उसके ऑपोजिट पक्ष में उसको हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, विक्रय क्या है, धनी है, उसका ऑपोजिट पक्ष क्या हो गया, ऋणी। ऋणी में कौन आ रहा है, विक्रय के ऋणी में अशोक कुमार, अशोक कुमार ऋणी में आ रहे हैं। अब मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब हम खाते में खतियाते हैं, खतौनी करते हैं, तो क्या करते हैं, जो भी चीज़ जिस पक्ष में हमें दिख रही होती है रोज नामचे में, उसको जब हम यहाँ लिखते हैं तो उसके ऑपोजिट पक्ष में लिखते हैं। दो बार ऑपोजिट हो गया, ठीक है। कैसे, एक बार हमने ये देखा कि उसका ऑपोजिट पक्ष कौन सा है, विक्रय का ऑपोजिट पक्ष कौन सा है, ऋणी, क्योंकि विक्रय क्या हो रहा है, धनी हो रहा है। ऋणी में क्या आ रहा है, अशोक कुमार का खाता। अब अशोक कुमार यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऋणी हो रहे हैं। रोज नामचे में हम देखेंगे तो अशोक कुमार क्या हो रहे हैं, ऋणी हो रहे हैं। तो हम उसको खाते में कौन से पक्ष में लिखेंगे, ऋणी में नहीं लिखेंगे, धनी में लिखेंगे, ठीक है। हम धनी पक्ष में क्या लिखेंगे,
अशोक कुमार, क्या लिखेंगे धनी पक्ष में? अशोक कुमार से। जब हम ऋणी में लिखते हैं तो का लिखते हैं और धनी में लिखते हैं तो से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे अशोक कुमार से। कितने रुपए लिखेंगे हम? 900 रुपये। ठीक है, तो हम ऋणी में नहीं लिखेंगे, धनी में लिखेंगे। तो ध्यान है ना, ये ऋणी पक्ष है हमारा और ये धनी पक्ष है। यहाँ पे हम लिखेंगे अशोक कुमार से। कितने रुपए है? देखिए 900 रुपये। ये हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये हमारी विक्रय की एक खतौनी हो गई। अब हम देखेंगे और भी तो कहीं पे विक्रय नहीं आ रहा है। अगर और कहीं पे भी विक्रय आ रहा होगा तो उसको भी हम इसी में खटाएंगे, अलग से विक्रय खाता दोबारा से नहीं बनाएंगे। एक खाता एक ही बार बनता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें और कहीं पे विक्रय आ रहा हो तो देखो यहाँ पर माल वापसी का आ रहा है। ये अशोक कुमार से माल वापस, यानी कि विक्रय नहीं है, माल जो हमने बेच दिया है वो वापस आ रहा है। ये विक्रय वापसी खाता है। ठीक है, तो ये हम विक्रय के बाद या क्रय के बाद बनाएंगे। यहाँ देखिए नकद माल बेचा, हमने यहाँ पे नकद माल बेचा है, किसी को उधार नहीं बेचा है। देखो यहाँ अशोक को बेचा था और नकद का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हमने मान लिया कि उधार बेचा है, तो हमने अशोक का नाम लिखा। अब हमको पता है कि हम नकद बेच रहे हैं। जब हम माल को नकद बेच रहे हैं यानी कि रुपए हमारे पास आ रहे हैं। अब जब रुपए आ रहे हैं तो हम किसी का नाम नहीं लिखते हैं वैसे भी। और दूसरी बात, अगर नाम अगर लिखा भी होता है यहाँ पर तो भी हम नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे दे भी नहीं रखा है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रविष्टि हमने बनाई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि रोकड़ खाता ऋणी विक्रय खाते का। तो अब हमको क्या करना है? अभी भी सेम वही कंडीशन है, हम सेल्स अकाउंट ही बना रहे हैं। सेल्स यानी कि विक्रय अकाउंट ही बना रहे हैं। विक्रय के ऋणी पक्ष में जो भी आ रहा होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे धनी पक्ष में। ठीक है, क्योंकि विक्रय क्या है? धनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रोकड़ आएगी। नाम तो है नहीं किसी व्यक्ति का, और अगर होता भी तो क्योंकि नकद विक्रय है तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं होता, हमें रोकड़ ही लिखना था। तो हम रोकड़ को किस साइड लिखेंगे? इस साइड में। देखो विक्रय में जितनी भी प्रविष्टियां हम करेंगे, जिसकी भी खतौनी करेंगे, वो सब कहाँ आएंगी? धनी साइड में ही आएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रोकड़ खाते से। कितने रुपए का हमने सामान? 1000 रुपए का बेचा है। ठीक है, और देखो और कहीं पे विक्रय आ रहा हो तो, और देखो मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पर और कहीं पे विक्रय नहीं आ रहा है। तो केवल इन दो खातों की इसमें खतौनी होगी, दो लेन देनों की इसमें खतौनी होगी जो रोज नामचे से। अब क्या करेंगे? अब हम इनका टोटल लगाएंगे, ऋणी का ऋणी पक्ष में और धनी का धनी पक्ष में, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। अब देखो ऋणी में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऋणी का टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ऋणी का हो गया 0। ठीक है, अब धनी पक्ष में 1000 रुपये और 900 रुपये। धनी पक्ष का कितना हो गया? 1900 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे? ज़्यादा में से कम वाले को घटाना है। देखो 0 है तो हम 1900 में से 0 को घटाएंगे तो 1900 ही बचेंगे। ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ बिना लिखे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो अब ये जो बैलेंस बचेगा ये हमारा बचेगा धनी पक्ष का। किस पक्ष में हम लिखेंगे? ऋणी में लिखेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ का योग जो है कैसा करना होता है? बराबर करना होता है। देखो ना, योग अलग अलग आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1900 आ रहा है। हमें क्या करना होता है? दोनों पक्षों का योग बराबर लाना होता है। बराबर लाने के लिए हम क्या करते हैं? जो दोनों का अंतर होता है उसको उस पक्ष में लिखते हैं जिस पक्ष का योग कम होता है। किस पक्ष का योग कम है? ऋणी पक्ष का। यहाँ पे 0 आ रहा है, ऋणी पक्ष का योग क्या है? कम है। तो जो अंतर है उसको हमें कहाँ लिखना है? ऋणी पक्ष में लिखना है। अंतर कितना आया? क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए अंतर उतना ही आया जितना उस तरफ का योग आ रहा है धनी का। कितना? 1900 रुपये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले गए। कितने रुपए? 1900 रुपये। ठीक है, अब ये योग जो है दोनों तरफ का क्या हो गया? बराबर। अच्छा, एक चीज़ तो रह गई, हमने इसमें डेट तो लिखी ही नहीं है, तो हम डेट भी लिख लेंगे। डेट क्या है? देखो पहले वाली हमारी प्रविष्टि है 4 मार्च की, तो वहाँ हम लिखेंगे 4 मार्च 2012। दूसरी है हमारी नकद माल बेचा 12 मार्च की। ठीक है, 12 मार्च। ठीक है, अब जो हम ये शेष आगे लेके जाते हैं, ये कौन सी तारीख में लेके जाते हैं? महीने की अंतिम तारीख में। तो यहाँ आप लिख देंगे 31 मार्च 2012। अब जब ये शेष आगे अगले महीने में लेकर जाते हैं तो कौन सी तारीख में लेके जाते हैं? महीने की
पहली तारीख में, तो यहाँ पे पहली तारीख डाल देंगे यानी कि 1 अप्रैल। हाँ देखो, हमने यहाँ पे जो शेष लिखा है ये हमने कौन से पक्ष में लिखा है, ऋणी में, जबकि मैंने आपको शेष निकलते टाइम पे बताया था ये हमारा कौन से पक्ष का शेष है, धनी पक्ष का शेष है। तो हम इसे जब अगले महीने में ट्रांसफर करेंगे तो हम उसी पक्ष में ट्रांसफर करेंगे जिस पक्ष का ये शेष है। किस पक्ष का है, धनी का, तो हम धनी में ही लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेष आगे लाए, कितने रुपए, 1900 रुपये। ठीक है, ये हमारा खाता पूरा हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला खाता हम बनाते हैं क्रय खाता। ठीक है, हमने देखा था यहाँ पे क्रय की भी कुछ प्रविष्टियाँ हैं, तो क्रय खाते में देख लेते हैं कौन सी सबसे पहले आनी है। तो सबसे पहले देखो, क्रय यहाँ पर आ रहा है, माल को खरीदा, 8 मार्च को हमने माल को खरीदा है। तो पहले हम इसका प्रारूप बना लेते हैं, फिर इसकी खतौनी करते हैं। ठीक है, तो क्रय खाते का मैंने प्रारूप बना लिया है। देखो मैंने दोबारा से ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसे बार बार डालें। हम अगले पेज पे जब शुरुआत करेंगे दोबारा से तो डाल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही पेज पे हम कई सारे खाते बना रहे हैं और बार बार हम उन चीज़ों को रिपीट करें। ठीक है, तो ये अपने आप से अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डेट ही आएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ही आएगा। अब देखो ये वाला अकाउंट मैंने बनाया है हिंदी में, तो अब ये वाला इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में नहीं इसकी प्रॉब्लम है वो अपने हिंदी में कर लेना, जिसको हिंदी में करना है, जिसको इंग्लिश में करना है वो इंग्लिश में कर लेना। तो हम बात कर रहे हैं खरीदने की, यानी कि परचेज की। हम बना रहे हैं परचेज अकाउंट, परचेज यानी कि क्रय खाता। ठीक है, हमारी क्या प्रविष्टि बनी होगी, देखो नकद माल खरीदा। हमें पता है परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, यानी कि ऋणी होता है। तो हमारी प्रविष्टि क्या बनी होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं दे रखा है और नकद हमारा क्रय हो रहा है। ठीक है, तो कैश ही आएगा, यानी कि रोकड़ ही आएगी। हमारी प्रविष्टि बनी क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, या फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब क्या बना रहे हैं हम, परचेज अकाउंट, यानी कि इसमें परचेज का नाम नहीं आना है। किसका नाम आना है, परचेज के अपोजिट में क्या आ रहा है, रोकड़, यानी कि कैश। तो हम उसको कैश को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो कैश हमारा क्या हो रहा है, धनी। क्या हो रहा है, कैश हमारा धनी, यानी कि क्रेडिट। तो हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, अपोजिट साइड में लिखते हैं। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है ना तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, वैसे इसी की जैसा ही है, इसका बिल्कुल अपोजिट ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी डेट है ये, 8 मार्च। परचेज के ऑपोजिट पक्ष में, परचेज हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, इसका ऑपोजिट पक्ष क्रेडिट। परचेज क्या हो रहा है, ऋणी, ऑपोजिट पक्ष धनी। ठीक है, धनी में क्या आ रहा है, रोकड़ खाता, यानी कि कैश अकाउंट। अब उस धनी को जब हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, खतौनी कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसके भी अपोजिट पक्ष में लिखेंगे। धनी किस, कैश यानी कि रोकड़ किस पक्ष में आ रहा है, धनी में आ रहा है। तो हम यहाँ पे कहाँ लिख रहे हैं, ऋणी में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। अच्छा इंग्लिश में कर रही हूँ, सॉरी। टू कैश अकाउंट। देखो हिंदी में लिखते हैं तो हम लिखते हैं रोकड़ खाते का। अब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए है, 600। इधर कुछ नहीं आएगा। और देखो और भी हमने कोई क्रय या खरीदारी करी है कि नहीं, तो देखो यहाँ मुझे दिख रही है श्याम से माल खरीदा। इससे पहले और कहीं पे भी खरीदना शब्द यूज नहीं हुआ है, या फिर क्रय या फिर परचेज कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ लिखा है श्याम से माल खरीदा। आप देखो श्याम से माल खरीद रहे हैं, यानी कि उधार माल खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि श्याम से नकद माल खरीदा, तो हम श्याम से उधार माल खरीद रहे हैं, तो श्याम का नाम आएगा अब रोकड़ की जगह। तो हमारी क्या प्रविष्टि बनी होगी, क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का, श्याम का। ठीक है, क्रय खाता ऋणी श्याम का, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, या फिर श्याम। ठीक है, अब सेम वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे, देखेंगे अपोजिट में क्या है और उसको फिर अपोजिट साइड में खतौनी कर देंगे उसकी। तो यहाँ पर आएगा 28 मार्च को, 28 मार्च को टू श्याम, या फिर श्याम से अकाउंट लिख सकते हो आप। कितने रुपए, ये भी 600 रुपये।
वही वाला तरीका अपनाएंगे हम। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वही किया जो हमने यहाँ किया था। हमने इसका भी योग किया और इसका भी योग किया, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा था 1200 रुपये, 600 प्लस 600 1200 यानी कि 1200, ठीक है। अब 1200 हमने उस साइड का टोटल किया तो कितना रहा था 0, तो हमने 1200 में से जब 0 को लेस किया तो कितना बचा 1200 को हमने यहाँ लिख दिया। अब दोनों साइड का टोटल क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में जब हम लेके जाएंगे तो कौन सी डेट में लेके जाएंगे, 1 अप्रैल को। तो यहाँ आ जाएगी 1 अप्रैल। कितने क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे लिखा हमने बाई बैलेंस करेक्ट हो। देखो इस साइड में लिखते हैं तो बाई, इस साइड में लिखते हैं तो 2। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ कैरी डाउन, यहाँ ब्रॉट डाउन, आगे ले गए आगे लाए। कितने रुपए, 1200 रुपये, ठीक है। ये भी हमारा पूरा हो गया। विक्रय खाता हो गया, क्रय खाता हो गया। हमने यहाँ कहीं पे विक्रय वापसी खाता भी देखा था, तो विक्रय वापसी भी पूरा कर लेते हैं। विक्रय वापसी क्या है, देखो अशोक कुमार से माल वापस हुआ, और कहीं पे भी कोई भी वापसी दिख रही है और कहीं पे माल वापसी नहीं हुई है, इनसे हमें वापस मिला है, इनसे वापस मिला है, यानी कि वो सामान होगा जिसको हमने इनको बेचा होगा, है ना। तो यानी कि ये हमको सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने माल बेच दिया, जो हमारा विक्रय है वो वापस आ रहा है, विक्रय वापस हो रहा है, तो विक्रय वापसी खाता बनेगा, ठीक है। ऐसी प्रारूप बना लेंगे। ठीक है। अब ये देखो अशोक कुमार से माल वापस हुआ है। अब क्या करेंगे, इसकी प्रविष्टि क्या बनाई होगी हमने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अशोक कुमार, है ना, यही हमारी प्रविष्टि होगी। तो बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे। ये हमारा डेबिट हो रहा है, अशोक कुमार हमारे क्या हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, ऋणी साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2012 को 18 मार्च, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अशोक कुमार का। देखो इस पक्ष में हम लिखते हैं तो से लिखते हैं, इस पक्ष में लिखते हैं तो हम आगे क्या लिखते हैं, का लिखते हैं, ठीक है। तो अशोक कुमार का कितने रुपए का माल वापस हुआ है, 400 रुपए का, ठीक है। और कहीं पे भी वापसी नहीं है तो ये इतना ही बनेगा। अब इसको वही बैलेंस वगैरह सब निकाल लेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे वास्तविक खाते पूरे हो गए, और कोई भी वास्तविक खाता इसमें नहीं है। अगर होता तो हम बना देते, ठीक है। हमने बनाया विक्रय खाता, क्रय खाता और विक्रय वापसी खाता। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या बनाना है, पहले व्यक्तिगत खाता बनाना है। तो हम देख लेंगे कहीं पे भी किसी का नाम अगर आ रहा है तो उस नाम से हम उसके खाते बना देंगे, ठीक। पहले ये हटा देती हूँ, मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने प्रारूप बना लिया है। देखो मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, आप अगर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहे हो, आप चाहो तो लिख सकते हो, वही चीज़ें आएंगी सारी। इसलिए मैंने फटाफट करने के लिए बस केवल इसका प्रारूप ऐसे बना दिया। वही है डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर और अमाउंट, फिर वही चारों रिपीट होंगे, ठीक है। तो वही है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा खाता बनाना है। हमने पूंजी खाता बना लिया, वास्तविक खाता बना लिए, अब हम पहुंच गए व्यक्तिगत खातों पर। तो व्यक्तिगत खाते देख लेते हैं जिसमें भी किसी व्यक्ति का नाम आ रहा होगा या किसी का भी नाम आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो नाम दिख रहा है वो है राम प्रसाद, लेकिन राम प्रसाद के ही खाते हम बना रहे हैं। अब क्योंकि हम राम प्रसाद के खाते बना रहे हैं तो उनके खातों में उनका नाम तो आना नहीं है, और इसकी प्रविष्टि की खतौनी भी हम कर चुके हैं जो कि पूंजी खाते में हमने करी थी, ठीक है। तो इस नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखो, अशोक कुमार को माल बेचा। हमने किसको माल बेचा है, अशोक कुमार को। इस प्रविष्टि में अशोक कुमार का नाम आया होगा, ठीक है। देखो प्रविष्टि में अगर हमने अशोक कुमार का नाम नहीं लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता अगर अशोक कुमार को माल नकद बेचा, तो हमने प्रविष्टि यानी कि जो एंट्री करी है रोजनामचे में, जर्नल में, उसमें अशोक कुमार का नाम नहीं लिखा होता। जब अशोक कुमार का नाम हमने एंट्रीज में नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पर देख के उसको यहाँ पर उसका कोई अकाउंट नहीं बनाते। लेकिन हमने क्योंकि इसकी प्रविष्टि करी है, प्रविष्टि में अशोक कुमार का नाम आ रहा है,
तो हम अशोक कुमार का खाता बनाएंगे, यानी कि अशोक कुमार अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, मैं हिंदी में प्रविष्टि करूंगी, आप चाहो तो उसको इंग्लिश में कर सकते हो। तो हम बनाने जा रहे हैं अशोक कुमार का खाता। अशोक कुमार का खाता या फिर अशोक कुमार अकाउंट। अब इसमें देखो कितनी बार आ रहा है अशोक कुमार का नाम, देखो एक बार यहाँ आ रहा है अशोक कुमार, उसके बाद फिर यहाँ भी आ रहा है अशोक कुमार का नाम, 2 बार अशोक कुमार का नाम आ रहा है, यानी कि 2 प्रविष्टियों की खतौनी हम इनके खाते में करेंगे। ठीक है, अब इसमें ऋणी पक्ष में भी आ सकता है, धनी पक्ष में भी आ सकता है। देखो सेल्स अकाउंट में जितनी भी हमारी खतौनियाँ होंगी सारी धनी पक्ष में होती हैं, क्रय खाते में जितनी भी खतौनियाँ होंगी वो सारी ऋणी पक्ष में होंगी, विक्रय वापसी में जितनी भी खतौनियाँ होंगी वो सारी धनी पक्ष में होंगी, क्रय वापसी में जितनी भी खतौनियाँ होंगी विक्रय वापसी में जितनी भी खतौनियाँ होंगी वो सारी ऋणी पक्ष में होंगी, और क्रय वापसी में जितनी भी खतौनियाँ होंगी वो सारी धनी पक्ष में होंगी। लेकिन यहाँ जिस किसी व्यक्ति का नाम है उसमें ऋणी पक्ष में भी खतौनियाँ हो सकती हैं और धनी पक्ष में भी खतौनियाँ हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उसने लेन देन दोनों तरह से किए होंगे, कुछ आया भी होगा और कुछ गया भी होगा उसके पास से। ठीक है, तो यहाँ देखो अशोक कुमार को हमने माल बेचा, तो अशोक कुमार ऋणी माल खाते का या फिर सेल्स अकाउंट यानी कि विक्रय खाते का। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय खाता जो है वो ऋणी पक्ष धनी पक्ष में आ रहा है, उसकी खतौनी हम कहाँ करेंगे, ऋणी पक्ष में अशोक कुमार के खाते में, क्योंकि अशोक कुमार का खाता है तो उसमें अशोक कुमार का नाम नहीं आएगा, उसके अपोजिट साइड में जो आ रहा होगा उसका नाम आएगा। और अशोक कुमार के अपोजिट साइड में क्या आ रहा है, विक्रय खाता है ना। अशोक कुमार ऋणी, विक्रय खाते का अशोक कुमार क्या है, ऋणी है, विक्रय खाता क्या है, धनी है। तो ऋणी का अपोजिट धनी, अशोक का अपोजिट विक्रय, तो हम किसकी खतौनी करेंगे अशोक कुमार के खाते में, विक्रय की। ठीक है, अब विक्रय कौन से पक्ष में लिखेंगे, तो देखो इनकी जो ये प्रविष्टि है इस अशोक कुमार ऋणी, विक्रय को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे धनी कर रहे हैं। जो हम रोज नामचे में करते हैं उसको अपोजिट साइड में यहाँ पे खाते आते हैं, हमने विक्रय खाते को कहाँ लिखा है, धनी में लिखा है, तो हम यहाँ पे कहाँ खाते आएंगे, ऋणी पक्ष में खाते आएंगे, यानी कि ऋणी पक्ष में लिखेंगे विक्रय खाते का। ठीक है, डेट देख लेते हैं 4 मार्च। ठीक है, हमने लिखा है विक्रय खाते का, इंग्लिश में हम लिखेंगे तो लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो 900 रुपये हमने इसके लिख लिए, इसके बाद देखो और कहाँ पर अशोक कुमार का नाम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अशोक कुमार से हमें माल वापस मिल गया है, अब ये अपोजिट हो गई होगी एंट्री, अब क्या हुई होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अशोक। अब सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है ना, तो सेल्स रिटर्न यानी कि विक्रय वापसी खाता ऋणी अशोक का, ये तो हमारी प्रविष्टि हुई होगी। अब किसको खाते आएंगे यहाँ पर, फिर अशोक के अपोजिट साइड में तो देखेंगे अपोजिट में क्या आ रहा है, इस बार ऋणी, पिछली बार क्या आ रहा था धनी, इस बार क्या आ रहा है ऋणी, ऋणी में क्या आ रहा है विक्रय वापसी खाता। तो विक्रय वापसी खाता हम लिखेंगे किस में, अशोक कुमार के खाते में। कौन से पक्ष में लिखेंगे, देखो विक्रय वापसी खाता क्या हो रहा है ऋणी, तो कौन से पक्ष में लिखेंगे, धनी पक्ष में, उसके अपोजिट पक्ष में। ठीक है, तो हम धनी पक्ष में लिखेंगे विक्रय वापसी खाते से। ठीक है, डेट है इसकी 18 मार्च। विक्रय वापसी खाते से या फिर बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब क्या है, इसके कितने रुपए, 400 रुपए। फिर से वही तरीका अपनाएंगे, देखो और कहीं पे भी अशोक कुमार का नाम नहीं आ रहा है, तो केवल 2 ही खातों की खतौनियां होंगी इसमें। इनका हम वही कर लेंगे, ऋणी के पक्ष का योग करेंगे, फिर धनी पक्ष का योग करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और फिर दोनों के डिफरेंस को उस पक्ष में डालेंगे जिसका टोटल कम आया होगा। तो ऋणी पक्ष का टोटल जो है वो हमारा कितना आ रहा है, 900 रुपये, और धनी पक्ष का आ रहा है 400 रुपये। दोनों का डिफरेंस निकाला 500 रुपये। 500 रुपये को हम कहाँ लिखेंगे, इसके धनी पक्ष में, क्योंकि धनी पक्ष का टोटल क्या है, कम आ रहा है। ठीक है, ताकि ये दोनों ही टोटल जो है उसको हम बराबर कर सके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 31 मार्च को शेष आगे ले गए, कितने रुपए, 500 रुपये। अब दोबारा से इनका टोटल करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 900 रुपये। यहाँ पर भी जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 900 रुपये। देखो ये टोटल एक दूसरे के बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये मैं टोटल यहाँ पर भी लिख सकती थी, है ना, नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे ये टोटल इसके बिल्कुल सामने चाहिए। ये टोटल आमने सामने ही होते हैं, बिल्कुल एक ही पंक्ति में होते हैं, मतलब
ठीक है। तो 900 रुपये अब दोनों तरफ का टोटल आ गया, यानी कि हमारा अकाउंट बिल्कुल सही बन रहा है, दोनों तरफ का योग जो है वो हमने बराबर कर दिया है। अभी शेष हम अगले महीने में आगे ले जाएंगे, तो देखो इसकी नीचे वाली लाइन में लेके जाएंगे, इसके ऊपर या इसके बराबर वाली लाइन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल शेष आगे लाए, कितने रुपए? 500 रुपये, ठीक है। ये हमारा बन गया अशोक कुमार का खाता। अब देखो इनके अलावा और भी कोई नाम आ रहा है क्या इसमें? राम प्रसाद से तो हमें मतलब नहीं है, अशोक कुमार का खाता बन गया। और कोई देखो, और एक नाम आ रहा है यहाँ पे श्याम का, श्याम का नाम आ रहा है, तो हम श्याम का भी खाता बना लेंगे, ठीक है। अब हम श्याम का खाता बना रहे हैं। अब इसमें देखो श्याम से माल खरीदा, हमने श्याम से माल को खरीदा है, तो हमारी क्या एंट्री बनी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, या फिर क्रय खाता ऋणी श्याम का, ठीक है। फिर वही चीज करेंगे हम, क्या चीज आएगी अपने आप से सोचो, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा श्याम का खाता पूरा हो गया। अब इसमें देखो मैंने क्या किया है, श्याम का हमारी जो प्रविष्टि बन रही थी वो क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। तो हमारी जो खतौनी होगी वो किसकी होगी? परचेज की होगी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? श्याम का खाता बना रहे हैं, श्याम्स अकाउंट बना रहे हैं। तो परचेज की खतौनी कहाँ होगी? परचेज क्या हो रहा है यहाँ पे? ऋणी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आके? धनी, यानी कि क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया क्रय खाते से, इंग्लिश में हम लिखेंगे तो बाई परचेज अकाउंट, ठीक है। फिर वही टोटल कर लेना है दोनों पक्षों का, लेस कर देना है ज़्यादा से कम वाला। और बहुत छोटा छोटा है, लंबे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत छोटे लेवल का है, तो क्योंकि जल्दी हो जाए इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखो व्यक्तिगत खाते पूरे हो गए और किसी व्यक्ति का नाम इसमें नहीं आ रहा है। अब हम बनाएंगे अवास्तविक खाते। अवास्तविक खाते में सर्च करो इसमें कौन कौन से हैं। एक तो देखो ये तो हमारा वास्तविक हो गया, ये भी वास्तविक हो गया। मजदूरी खाता जो है ये हमारा कौन सा है? अवास्तविक खाता है। तो मैं एक ही वास्तविक खाता बनाऊंगी, बाकी आप अपने आप से बनाइएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, अगली बार बना देंगे। एक क्या, दो ही है इसमें? तीन ही है। देखो मजदूरी खाता है, डाक व्यय खाता है और किराया खाता है, और कोई भी खाता ऐसा नहीं है जो अवास्तविक हो, ठीक है। तो हम अभी बना रहे हैं फिलहाल मजदूरी खाता, बाकी दो आप अपने आप से बनाइएगा, मजदूरी खाता या फिर वेजेस अकाउंट। ठीक है, देखो ये चीज़ें जो है ये वही आएंगी, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ नंबर और अमाउंट, फिर वापस वही चारों रिपीट, ऋणी में भी और धनी में भी। अब इसमें होना क्या है ये देख लेते हैं। देखो हमारा क्या है, मजदूरी दी, सब में एक ही तरीके से खतौनी होनी है, बस इसमें थोड़ा सा बैलेंस निकालने का, लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। किसमें? अवास्तविक खाते में। तो इसमें देखो हमने क्या किया, मजदूरी दी है, मजदूरी का हमने क्या किया, भुगतान किया है, तो कैश हमारे पास से गया है, ठीक है। वेजेस क्या है, हमारे अवास्तविक खाते से संबंधित है, यानी कि हमारा खर्चा, खर्चा क्या होगा, ऋणी। तो हमने किसकी क्या प्रविष्टि करी होगी, मजदूरी खाता ऋणी रोकड़ खाते का, यानी कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो हमने इसकी प्रविष्टि करी होगी। दोनों का नियम लगा दो, आप देख भी सकते हो क्या प्रविष्टि हमने करी है, क्योंकि मैंने पहले कर रखी है। तो देखो वेजेस क्या है, हमारे खर्चा है, क्या है हमारा खर्चा, खर्चे को हम क्या करते हैं, ऋणी करते हैं। हमारे वास्तविक खाते का क्या नियम है, जितने भी खर्चे हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऋणी कर देंगे। तो वेजेस को हम क्या करेंगे, यानी कि मजदूरी को क्या करेंगे, ऋणी कर देंगे। तो मजदूरी खाता ऋणी। अब दूसरी चीज क्या है, रोकड़। हम वेजेस में क्या दे रहे हैं, उसको मजदूरी में क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं ना, रोकड़ दे रहे हैं। तो रोकड़ क्या है, ये किससे संबंधित है, वास्तविक खाते से संबंधित है। इसका क्या नियम है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आने वाली हर वस्तु को हम क्या करते हैं, ऋणी करते हैं, और व्यापार से जाने वाली वस्तु को धनी करते हैं। हम रुपए दे रहे हैं ना, तो हमारे पास से जा रहे हैं, तो जाने वाली वस्तु यानी कि रोकड़ को हमने क्या कर दिया, धनी कर दिया, ठीक है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आने वाली वस्तु ऋणी, जाने वाली वस्तु धनी, तो रोकड़ धनी हो जाएगी। हमारी प्रविष्टि बन गई वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि मजदूरी खाता ऋणी रोकड़ खाते का। हम क्या बना रहे हैं, मजदूरी खाता। तो इसमें किसकी खतौनी की जाएगी, वेजेस का नाम तो आना नहीं है, क्योंकि हम वेजेस अकाउंट ही बना रहे हैं, मजदूरी खाता ही बना रहे हैं, तो मजदूरी का नाम नहीं आएगा। किसका नाम आएगा, रोकड़ का आएगा, क्योंकि उसके अपोजिट पक्ष में रोकड़ आ रही है। तो रोकड़ खाता आएगा हमारे मजदूरी खाते के अंदर।
रोकड़ खाता किस पक्ष में आएगा? देखो रोकड़ खाता हमने रोजनामचे में लिखा है धनी पक्ष में, तो यहाँ पर आएगा ऋणी पक्ष में। तो ऋणी में हम डाल देंगे रोकड़ खाते का। ठीक है, कौन सी डेट में? देखो 10 मार्च को। ठीक है, रोकड़ खाते का इंग्लिश में हम लिखेंगे तो कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब वही बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस लिख देंगे क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है। मजदूरी खाते में सिर्फ एक ही दे रखा है मजदूरी का, और कहीं पे भी मजदूरी नहीं आ रही है। ठीक है, तो मजदूरी का सिर्फ यही लिखेंगे। तो बैलेंस निकालो इसका, इसका बैलेंस कितना आएगा? इसका बैलेंस आएगा 300 रुपये ही, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस को ब्रॉट डाउन नहीं, कैरी डाउन नहीं करते हैं, यानी कि आगे नहीं ले जाते हैं। इसको हम हस्तांतरित कर देते हैं लाभ हानि खाते में। ठीक है, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इंग्लिश में आप लिखोगे तो बाई ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और हिंदी में लिखोगे तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित। ठीक है, या फिर लाभ हानि खाते से कर लो 300 रुपये। ठीक है, इसको दोनों तरफ का टोटल बराबर कर दिया हमने। देखो इसको हम ये भी बंद कर देंगे क्योंकि इसको हम आगे लेके नहीं जा रहे हैं, इसको हमने लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया है, तो इसको हम यहीं पे बंद कर देते हैं जो अवास्तविक खाते होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 2 खाते और बनेंगे, डाक व्यय खाता और किराया खाता। ठीक है, ये 2 खाते आप अपने आप से बनाइए। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो भी थोड़ा बहुत मज़ेदार तो रहा ही होगा, अच्छा ही रहा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।